दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए कानूनों की जो लागू हो चुके हैं 1 जुलाई 2024 से। हमने पिछले वीडियोस में वीएनएस की बात कर ली थी, बीएसए की बात कर ली थी। फिलहाल इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 की बात करने वाले हैं। इस संहिता की अगर बात करें तो सीआरपीसी चलता था, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड 1973 का ये कोड था। उसको प्रतिस्थापित सीआरपीसी को प्रतिस्थापित बीएनएसएस के द्वारा किया गया। ठीक है, 531 धाराएं हैं इसमें, 177 धाराओं को संशोधित किया गया है, कुछ धाराएं हटाई गई हैं और कुछ धाराओं को जोड़ा गया है। मतलब 7 धाराएं हैं ऐसी जिन्हें पूर्णतः जोड़ा गया है और 14 धाराओं को हटा दिया गया है। तो क्या कैसे इसके प्रमुख प्रावधान हैं जो जोड़े गए हैं, क्या किए गए, इसके अलावा जो मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे अब इस कोड के साथ बन रहे हैं, संहिता के साथ बन रहे हैं, जो चर्चा का विषय है, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आखिर तक आपको इस वीडियो को देखना है ताकि सारी जानकारी बीएनएसएस के आपको यही मिल जाए, जो प्रमुख प्रावधान है, मुद्दे हैं। आपको एक ओवरव्यू तो मिल जाएगा, एक अच्छे से जानकारी। अगर आप लॉ से रिलेटेड नहीं भी हैं तो भी ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नाम हो गया है बीएनएसएस। पहले सीआरपीसी चलता था, अब बीएनएसएस हो जाएगा। 2023 में चूंकि ये पारित हो चुका है इसीलिए इसको 2023 लिखा जाएगा। बीएनएसएस सीआरपीसी को जो 1973 की थी प्रतिस्थापित कर रहा है। 531 धाराएं हैं, 177 धाराओं में संशोधन हुआ है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 14 धाराएं हटा दी गई हैं। 9 धाराएं, ठीक। हाँ, प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो यहाँ पे न्यायालयों का पदानुक्रम, न्यायालयों का पदानुक्रम मतलब आप समझ रहे हैं उनकी हायरार्की जो चल रही है उसकी बात कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट थे उनकी विशिष्टता और भूमिका, इनको समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मोड का अनिवार्य उपयोग। देखो यार, हमने बीएसए की बात करी थी। बीएसए में हमने देखा था कि साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का इस्तेमाल अब मान्य हो गया है। तो वही अनिवार्य उपयोग, क्योंकि अब जो समय है वो कैसा हो गया है, बढ़ता जा रहा है डिजिटली। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक जांच, पूछताछ और परीक्षण के चरणों में इलेक्ट्रॉनिक मोड का अनिवार्य उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा विचाराधीन कैदियों की हिरासत, बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जिन पे विचार चल रहा है उनकी सजा को लेकर। तो गंभीर अपराधियों, जो अपराधी हैं जिन्होंने गंभीर अपराध किए हैं, उनके लिए जमानत पर रिहाई को प्रतिबंधित कर दिया गया, गंभीर अपराध वालों के लिए। ठीक है जी। साथ ही साथ यहाँ पे जो अलग गिरफ्तारी का विकल्प है, क्या है इसमें? इसमें किसी आरोपी को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है, गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है। इसके बजाय यदि आरोपी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने में विफल रहते तब क्या करेगी? पुलिस सुरक्षा जमानत की मांग कर सकती है। इसके अलावा सामुदायिक सेवा की परिभाषा को चेंज कर दिया गया। हमने बात करी थी बीएसए में कि सजा के तौर पे सामुदायिक सेवा को जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे क्या परिभाषा दी है? वह सभी कार्य जिसे अदालत किसी दोषी को सजा के रूप में करने का आदेश देगा। पारिश्रमिक नहीं मिलेगा इसमें, यानी कि आपको जो आप कार्य कर रहे हैं, सामुदायिक कार्य, सेवा कर रहे हैं, उस सेवा का कोई आपको भुगतान नहीं किया जाएगा। वही चीज यहाँ पे सजा के रूप में करने का आदेश दे सकती है जिससे समुदाय को लाभ होता है और जिसके लिए कोई भी पारिश्रमिक का हकदार वो व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि सजा दी जा रही है ना आपको। इसीलिए यहाँ पे कुछ शब्दावलियों का भी प्रतिस्थापन किया गया है, कुछ चीजों को, शब्दावलियों को चेंज कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे जो मानसिक बीमारी शब्द का प्रयोग किया जाता था बहुत सारे प्रावधानों में, उसकी जगह, मानसिक बीमारी की जगह यहाँ विकृत चित्त शब्द का प्रयोग, शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा दस्तावेजीकरण का प्रोटोकॉल, मतलब कहने की बात यह है कि वारंट के साथ या बिना वारंट के बिना जो तलाशी लेने का अधिकार हुआ करता था अलग अलग केसेस में, तो
उसको रिकॉर्ड करना आपको डिजिटली अनिवार्य कर दिया गया है ना। ऑडियो वीडियो दस्तावेजीकरण की आवश्यकता जो है उसको अनिवार्य किया है, और साथ ही साथ इसको तुरंत मजिस्ट्रेट को सौंपना भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं, और भी हैं, और डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नमूना संग्रह, नमूना संग्रह यानी कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट क्या करेगा, नमूना हस्ताक्षरों या लिखावटों को आगे बढ़कर उन व्यक्तियों से भी जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, मतलब कहने की बात यह है कि जो आजकल अब डिजिटल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह ये सारी चीजें जो होने लगी हैं, कुछ लोग जो गिरफ्तार हुए हैं जिन पे शक होता है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, कुछ ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो इनने कहा है कि उन लोगों को भी इंक्लूड करेंगे जो दायरे के आसपास आते हैं, उन सबकी भी यहाँ पे नमूना हस्ताक्षर वगैरह फिंगरप्रिंट वगैरह लिए जाएंगे। ठीक है, फॉरेंसिक जांच जो है उसकी अनिवार्यता कर दी गई है उन सभी केसेस में जो 7 साल या 7 साल से ज्यादा के है ना। तो दंडनीय अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई। कौन सी केस बता दिया ना, 7 साल के या उससे ज्यादा के जो दंडनीय अपराध हैं वो। एफआईआर का पंजीकरण, यहाँ पे नई प्रक्रिया क्या कर दी गई है, एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस स्टेशन क्या करेगा, आगे की जांच के लिए इसको संबंधित क्षेत्राधिकारी के अनुसार उसको दे दिया जाएगा स्थानांतरित, क्योंकि एफआईआर कहीं भी की जा सकती है, ऐसा आया है। एफआईआर को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी दर्ज किया जा सकता है, 3 दिन के भीतर हस्ताक्षर कराने का अधिकार है। तो ये चीजें यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे पीड़ित या सूचनाकर्ता के कुछ अधिकार बढ़ाए गए हैं। क्या कि पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेजीकरण, पुलिस जो आरोप पत्र लिखती है उसकी एक प्रति क्या करेगी, उसको सौंपेगी। गवाह की सुरक्षा, राज्य सरकार ने क्या किया है, जो भी गवाह होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक योजना चलाई जाती है, तो उसको योजना के हिसाब से क्या है, सुरक्षित गवाह को सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, उसको सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि जो बहुत सारे केसेस में क्या है गवाह मुकर जाते हैं या उनको डर रहता है कि भाई हमें या फैमिली को नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो उस चीज़ की ओर ध्यान दे रहे हैं ताकि जो भी घटनाएं हैं, जो भी आरोप लगे हैं किसी व्यक्ति विशेष पे, वो सही हद तक उसकी जांच की जा सके। ये तो कुछ प्रावधान थे जो नए यहाँ इंक्लूड हुए हैं। अब जो मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं जिन पे लोग बाग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। तो पुलिस हिरासत हमने बीएसए में भी डिस्कस किया था, है ना। पुलिस हिरासत में प्रारंभिक हिरासत की शुरुआती अवधि 40 या 60 दिनों के भीतर जो शुरुआत में हुआ करती थी, उसमें 15 दिनों की पुलिस हिरासत की अनुमति दी गई। उसके अलावा पुलिस हिरासत की मांग करते समय कारण बताने का आदेश नहीं है। ठीक, अब ये एक समस्या का विषय, कारण बिना कारण के भी आप 15 दिन की हिरासत वगैरह में रख सकते हैं। तो हथकड़ी का उपयोग, हथकड़ी भाई जनरली ऐसा बोला गया है कि हथकड़ी जो एनएचआरसी आप सभी जानते ही होंगे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सो उनके दिशा निर्देशों के विपरीत गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी के उपयोग को अनुमति दे दी गई है। जनरली ऐसा कहा जाता था कि यार मानवों के अधिकार हैं तो हथकड़ी पब्लिक प्लेसेस वगैरह में ना लगाई जाए, लेकिन यहाँ पे उधर अधिकार दे दिए कि हथकड़ी लगा सकते हैं। जमानत, अब अनिवार्य जमानत का दायरा कम कर दिया गया है। जैसे हमने अभी बात करी है कि कुछ तो अपराध किस्म के जो है उन्हें जमानत मना ही कर दी है ना, जो गंभीर अपराधी हैं उनके लिए। एकाधिक आरोपों के मामले में अनिवार्य जमानत का दायरा भी कम कर दिया गया है। साथ ही साथ प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा तय कर दी गई है, निर्धारित समय सीमा, जो कि 30 दिनों के भीतर फैसला आपको जारी करना हो। अब 30 दिनों के भीतर जारी करना अच्छा भी है कि सबको न्याय जल्दी मिल जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा कहा जाता है कि 30 दिनों की समय रेखा के कारण हो सकता है बहुत सारी चीजें अनसुनी हो जाए, अनदेखी हो जाए और जल्दी फैसला देने के चक्कर में कहीं गलत फैसला ना ले दिया जाए। तो ये एक मुद्दा है जिस पे चर्चा हो रही। चिकित्सा परीक्षा, यहाँ पे पुलिस अनुरोध, कुछ मामलों में पुलिस अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षण का अनुरोध किया जा सकता है। कुछ मामले जो हैं जहाँ पे चिकित्सा परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, पुलिस अधिकारी उसको क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं। अब यार ये भी डिपेंड करता है कि वो उनके ऊपर है, वो परीक्षण ले रहे हैं, चिकित्सा परीक्षण के लिए बोल रहे हैं या नहीं बोल। प्ली बार्गेनिंग, प्ली बार्गेनिंग एक शब्द होता है, इसको सीमित कर दिया गया है भारत में। प्ली बार्गेनिंग
सेंटेंस बार्गेनिंग, मतलब बार्गेनिंग करते हैं तो इसमें प्ली कर रहे हैं अपनी सजा को कम ज्यादा कराने के लिए, तो ये सब है बेसिकली। सो इसको सीमित कर दिया गया। संपत्ति जब्ती, ये इस चीज का विस्तार कर दिया। हमने बीएससी में देखा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जो सार्वजनिक संपत्ति हो उसको अगर हानि पहुंचाते हैं तो संपत्ति जब्ती और बहुत सारी चीज, तो वहां इस चीज को बढ़ाया गया, इसका विस्तार किया है। संपत्ति जब्त करने की शक्ति का विस्तार चल संपत्ति के अलावा अचल संपत्ति तक भी कर दिया गया। और मौजूदा कानूनों से मेल समानता, कई प्रावधान तो सेम टू सेम रखे हुए है ना भाई, आपने नया बनाना था तो उनको भी चेंज कर सकते थे समय के हिसाब से, लेकिन यहाँ कुछ चीजों को सही रखा हुआ है, वही का वही रखा हुआ है। सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव, सीआरपीसी के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। क्या है कि इसमें सीआरपीसी, भाई हमारी बात यह है कि ये जो नए संहिताएं या कानून बनाए गए हैं उनमें पुराने प्रावधानों को भी रखा गया है, साथ ही साथ जो जरूरत के हिसाब से नए हैं उनको जोड़ा गया है। तो यहाँ पे कुछ चीजों को बरकरार रखा है। तो आपने जो बोला कि यार वो पुरानी मानसिकता के थे या अंग्रेजों के जमाने के थे, तो फिर आपके पास अभी ऑप्शन था, आपने अभी क्यों चेंज नहीं किया? तो वही सारी चीजें जो हैं वो मुद्दे हैं, चर्चाओं का विषय है। हालांकि देखो जो अच्छा है उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं, मेरा यही मानना है। और हमेशा से सरकार या कानून भी यही मानती आई है कि जो चीज़ें अच्छी हैं उनको लेना ही है। पॉजिटिव चेंज हमको चाहिए, नेगेटिव चेंज नहीं चाहिए, पॉजिटिव चेंज चाहिए। सो यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें अच्छी हैं, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई हों भली वो, अगर वो अच्छी हैं तो रखने में क्या है। हालांकि इसकी बात करें, सीआरपीसी तो 1973 का है, आज़ादी के बाद का ही है ना। तो यहाँ पे ये सवाल क्या उठता है कि परीक्षण प्रक्रियाओं और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को एक ही कानून के तहत विनियमित किया जाना चाहिए। लोगों में चर्चा का विषय बस यही चल रहा है। मतलब ये मुद्दे जो हैं ये नए कानून आने के बाद के हैं कि अब नया क्या किया जाए, और ये नया आ गया है तो इनमें कमियां क्या है। इन सारी चीज़ों की अगर बात करें तो यहाँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि क्या नए प्रावधान जोड़े गए हैं, इसके अलावा क्या प्रमुख मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको एक ओवरव्यू पूरा का पूरा BNSS से रिलेटेड मिल चुका होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और डिटेल में धीरे धीरे इन सभी प्रावधानों पे भी डिस्कस करेंगे, एक एक सेक्शंस पे भी बात करेंगे, प्रमुख चीज़ें क्या है उन पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल दोस्तों में शेयर करना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि सारी जानकारी लॉ से रिलेटेड आपको यही इसी चैनल पर मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.